आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी सलाम पर स्पेशल एट 4 में आज बात महंगाई की और महंगाई के साथ ही साथ बात यह भी कि क्या अपोजिशन जो महंगाई को लेकर के एहतजाज कर रहा है असल में क्या उसकी नजर 2019 की कुर्सी पर है। लेकिन इन सब के बीच महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है, यह सच बात भी है और आवाम मोदी सरकार से यह पूछ भी रही है कि अच्छे दिन का वादा करने वाली सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार की बात करने वाली सरकार आज महंगाई पर चुप क्यों है, या फिर जब जवाब आता है तो फिर सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ खड़े करते हुए क्यों नजर आती है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्रेशर है। लेकिन यहां के हालात कौन सुधारेगा। आज महंगाई पर भारत बंद रहा। पेट्रोलियम और डीजल की बढ़ती कीमतों और डीजल के मुकाबले लगातार शिकस्त खाता रुपया बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस ने बंद बुलाया है। इसको जेडीएस, टीएमसी, आरजेडी, एनसीपी, एलजेडी, राष्ट्रीय लोकदल, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और ऐसी ही 21 जमातों की हिमायत हासिल है। कहीं पर बंद पुरतशद्दुद भी रहा, तोड़फोड़ आगजनी की खबरें भी सामने आती रहीं। बंद के तमाम पहलुओं पर हम आज गौर से बात करेंगे। इसी दौरान इस बात पर भी गौर करेंगे कि बढ़ती महंगाई और तेल की आग जो है उसका हवाला देने वाली कांग्रेस अपने दौर में लोगों का कितना ख्याल रखती थी, इस पर भी आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ेगा। अपने मेहमानों साहब का तारुफ कराएं और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, उससे पहले देख लेते हैं इस पूरे मामले पर एक खुसूसी रिपोर्ट। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सुबह आज रोजाना से अलग तस्वीर पेश कर रही थी। आज पेट्रोल, डीजल, रुपया और महंगाई को लेकर कांग्रेस समेत कई बीजेपी मुखालिफ पार्टियों ने राजघाट पर जमा होकर शुरू कर दिया मुजाहरा। बढ़ती महंगाई को ही बुनियाद बनाकर कांग्रेस समेत दीगर 21 अपोजिशन पार्टियां मरकज में बैठी बीजेपी की चूल्हे हिलाने की कोशिश कर रही थी। सुबह 10 बजे की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। एक नजर में देखें तो पूरा अपोजिशन एक ही सफ में बैठा नजर आया। कांग्रेस के भारत बंद को 21 सियासी जमातों का साथ तो मिला, लेकिन अक्सर पीएम मोदी के खिलाफ महाज खोलने वाली ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इस बंद से दूरी बनाकर रखी। इसके बाद अपोजिशन के लीडरान ने सीधे सीधे बीजेपी को निशाने पर भी लिया। सब एक साथ मिलकर बीजेपी को हराने जा रहे हैं, मगर दुख की बात है और जो दुख देश की जनता में है वो हम सब के दिल में है। जो दुख किसानों के दिल में है, युवाओं के दिल में है, हमारी माताओं बहनों के दिल में है, वो इन सब नेताओं के दिल में है, मगर नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के नेताओं के दिल में नहीं है। ये फर्क है हम में और उनमें। और हम आपको यहां से वायदा देते हैं कि हम सब मिलकर एक साथ बीजेपी को हटाने का काम करेंगे। कांग्रेस के भारत बंद का असर मुल्क भर में देखने को मिला। बिहार में नेशनल हाईवे 30 जाम हो गया तो गुजरात में बसों को रोका गया। हालांकि कई जगहों पर पुरअमन मुजाहरा दिखा तो कुछ जगह पर आगजनी की तस्वीरें देखने के साथ साथ लोगों का गुस्सा भी जमकर फूटा। नारेबाजी, हाईवे जाम और आगजनी से भरा कांग्रेस का ये भारत बंद कितना कामयाब रहा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या ये बंद बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाएगा? क्या अपोजिशन के दबाव में आकर बीजेपी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कोई अहम फैसला ले पाएगी जिससे अपोजिशन की उठती आवाज को कम किया जा सके और आम आदमी को भी सुकून की सांस देने में मददगार साबित हो? जी सलाम के लिए शफ़ान अंसारी की रिपोर्ट। तो इस दौरान राहुल गांधी ने यह कहा है कि मोदी सरकार अपना वादा पूरा करने में नाकाम रही है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं तो रसोई गैस की कीमत 800 के पार पहुंच गई है। राहुल ने यह भी कहा कि मुल्क में आवाम पीएम मोदी से तंग आ चुकी है, क्योंकि पीएम मोदी वो नहीं बोलती जिसे आवाम सुनना चाहती है। बल्कि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि 2019 में अपोजिशन इत्तेहाद के साथ 2019 में सरकार बनाने का दावा है। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी ने आज रामलीला मैदान के पास से गवर्नमेंट पर सीधा हमला भी बोला और कहा कि पेट्रोल 80 के पार तो रसोई गैस 800 के पार, इस पर मोदी जी कोई बात क्यों नहीं कहते हैं और इस पर उनकी तरफ से जवाब क्यों नहीं आता है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं दरअसल ये अपोजिशन के मुत्तहिद होने की तस्वीरें हैं। ये हाथ
मिला करके, हाथ उठा करके दरअसल मौजूदा मोदी सरकार को दिखाने की कोशिश है कि हम ताकतवर हैं, हम एक साथ हैं और हम इसी तरीके से हाथ में हाथ डाल करके आगे बढ़ेंगे और 2019 में आपके खिलाफ मोर्चा संभालेंगे। ऐसी ही तस्वीर हमने कर्नाटक असेंबली इलेक्शन के बाद कुमारस्वामी की हलफ बर्दारी के वक्त भी देखी थी और आज एक बार फिर से अपोजिशन अपने आप को मुत्तहिद होता हुआ दिखाई दे रहा है, मुत्तहिद दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच बात पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में दामों की है कि आखिर बार बार सरकार की तरफ से यह बात कही जा रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में दिक्कतें हैं और उस दिक्कत की वजह से ही हम यहां पर हालात बहुत ज्यादा नहीं संभाल सकते। इंटरनेशनल मार्केट संभलेगी तो हम यहां पर भी हालात संभाल लेंगे। सवाल यह है कि आप हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट ना संभाल पाए, लेकिन कम से कम टैक्स तो कम कर सकते हैं। इसको कम करने से किसने रोका है, इस पर भी हम जरा बातचीत करने की कोशिश करेंगे और अपोजिशन से भी सवाल करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक बड़ा और खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से दो खास मेहमान हैं। सुरेंद्र राजपूत जी हैं जो कि नेशनल तर्जुमान हैं कांग्रेस के। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन रोली तिवारी जी हैं। यहीं हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से मौजूद हैं बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन महेश वर्मा जी। इसके अलावा हमारे साथ एलजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन AK वाजपेयी साहब हैं और इसके अलावा हमारे साथ आज पैनल में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद निजामी साहब। इसके अलावा हमारे साथ इकोनॉमिस्ट और CA ओवैस अली खान साहब मौजूद हैं और हमारे साथ बिहार के एक्स मिनिस्टर और मौजूदा वक्त में RJD के MLA सचविंद्र राम साहब भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है और बातचीत की शुरुआत मैं महेश जी आपके साथ करना चाह रहा हूं, आपसे ही शुरू करना चाह रहा हूं कि जरा यह बताइए कैसे गुजारिश की जाए, हाथ पकड़ करके, पैर पकड़ करके, पैर पड़ करके कम कैसे होंगी कीमतें? आप ये कहते रहिए कि हां हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्या इतना काफी है? आपकी चिंता जायज है और आपकी चिंता सराहनीय है। हर एक इस देश का जो भी नागरिक होगा इस तरह की चिंता करेगा। मैं भी चिंतित हूँ, सरकार भी चिंतित है, सरकार भी उसका रास्ता निकाल रही है। लेकिन ये जो अराजक राजनीति है जो कांग्रेस कर रही है और ये अभी से नहीं कर रही है, जब से मोदी सरकार आई है तब से कर रही है। हमेशा हर मौके पे इसने हर मौके को कन्वर्ट करना चाहा कि किसी तरह से एक जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट के नाते। अब आज देखिए, आज ये लोग क्या कर रहे हैं, सारा विपक्ष जो है कभी कर्नाटक चुनाव के नाम पर इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं। अब आज ये पेट्रोलियम पर कम, राहुल गांधी जी ने पेट्रोलियम पे एक शब्द भी नहीं बोला। अब ये आज जो बंद है के पार और LPG 800 के पार, ये सब पेट्रोलियम पे ही बात है। बंद का मतलब ये नहीं होता है कि गुंडागर्दी करिए। बंद का मतलब ये नहीं होता है कि आप देश में ऐसी अराजक स्थिति बना दीजिए कि पता नहीं क्या प्रलय होने वाला है। एक अच्छे सशक्त विपक्ष के नाते, एक देशवासी होने के नाते देश हित में ये जरूरी था आज कि हम सब मिलकर इस चीज के बारे में चिंतन मनन करें कि इस प्रॉब्लम से हम बाहर कैसे निकलेंगे। आप कितने दिन से कर रहे हैं? में क्या हुआ? आप कितने दिन से कर रहे हैं? क्या चिंतन मनन आप कितने दिन से कर रहे हैं? सर मैं नोटबंदी पे बात ही नहीं कर रहा, मैं GST पे बात नहीं कर रहा, मैं पेट्रोलियम पदार्थों की बात कर रहा हूँ, रुपए की बात कर रहा हूँ। कितने दिन से मंथन हो रहा है? बिल्कुल, मैं आपको वही साहब, आज जब दिखाई दे रहा है ये बात, ये हमसे सवाल पूछने वाले कौन होते हैं? कांग्रेस आज जो ये भारत बंद कर रही है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली यही पार्टी है, यही गवर्नमेंट है। इसीलिए तो बदला था, इसीलिए तो बदला था। पार्टी विद द डिफरेंस, नीति नियत की बात करने वाली पार्टी आपको ये बदल करके 2014 में मोदी जी को इसीलिए तो लाए थे। देश की जनता को माध्यम से बताने की जरूरत है हमें कि 2 लाख करोड़ रुपए की एक लायबिलिटी है जो बोझ 2014 में हमारे ऊपर जो छोड़ी गई थी, मैं आपसे और सवाल लेता हूं, मैं आपसे और सवाल लेता हूं। आप पिछली सरकारों के बारे में बयान कीजिए, अपने बारे में बोल लीजिए, इसीलिए बदला गया था। मैं आ रहा हूं, लेकिन इस वक्त मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, मुझे रोकना पड़ रहा है आपको, क्योंकि अशोक गहलोत इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लिए चल रहे हैं। देखते हैं कांग्रेस क्या बोल रही है। मैं आपके पास दोबारा आता हूं। और 4% ही क्यों, ये नाकाफी है। गैस सिलेंडर पे कुछ कम किया नहीं। मुझे याद है यूपीए गवर्नमेंट में भी कीमतें बढ़ने लगी थी, जबकि उनकी मजबूरी थी उस वक्त। तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कहाँ पहुंच गई थी? $140 प्रति बैरल। तब भी हमने, सोनिया गांधी जी ने हमें कहा, मनमोहन सिंह जी ने मैसेज दिया और हमारी गवर्नमेंट ने डीजल में, पेट्रोल में वैट कम किया।
इवन सब्सिडी दी हमने गैस सिलेंडर में 25 रुपये प्रति सिलेंडर। कोई हलचल नहीं है बीजेपी के शासन के अंदर, एनडीए गवर्नमेंट में, कि चिंता भी व्यक्त करे जनता के सामने। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे भेजे जा रहे हैं नेताओं को काउंटर करने के लिए, ये इनकी स्थिति बनी है। इसलिए मीडिया के साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, भूमिका आप निभाते भी हैं। हम देखते हैं कि आप किस रूप में हमेशा हमारी तरह धक्के भी खाते हैं, धक्के देते भी हैं। जो आज सुबह देखा हमने, जब राहुल जी उतरे थे तब क्या हालात हुए हम जानते हैं। तो हम सब मिलकर के देश में डेमोक्रेसी को बचाना हमें दिमाग में रखें। आज देश में डेमोक्रेसी खतरे में है, इसीलिए ये जवाब नहीं दे रहे हैं। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया गहलोत साहब। जैसा आदरणीय अशोक गहलोत जी ने कहा, भारत बंद को देश की जनता का अपार समर्थन प्राप्त हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अगरतला से अलंग तक, देश के हर कोने में भारत बंद ने एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया। महंगी मोदी सरकार को आईना दिखाने व सड़कों पर आकर जन पीड़ा व गुस्से का एहसास करवाने के लिए सभी 132 करोड़ देशवासियों का कोटि कोटि धन्यवाद। उन सारे 21 राजनीतिक दलों का जिन्होंने श्री राहुल गांधी के साथ मानसरोवर की पवित्र यात्रा से लौटते ही पहले महात्मा गांधी की समाधि पर आशीर्वाद और संकल्प ले और फिर एक मार्च कर एक पेट्रोल पंप के बाहर धरना दिया और कई प्रांतों में अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, उनका और उनके कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद। आज प्रधानमंत्री जी ने तो संपूर्ण चुप्पी साध ली, मौनी बाबा बन गए। उनके वित्त मंत्री भी मौनी बाबा बने बैठे हैं। 2 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा, एक धर्मेंद्र प्रधान जी को और एक कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी को, और देश के समक्ष 2 कारण दिए बढ़ी हुई कीमतों के। पहला कारण था, कहा कि हम असहाय है मोदी सरकार, हमारे पास कीमतें नियंत्रण करने का कोई अधिकार नहीं। और दूसरा कारण दिया कि विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई, अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, इसलिए डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। ये दोनों कारण सरासर झूठ का पुलिंदा हैं, जो मोदी सरकार एक बार फिर जैसा 52 महीने में करती आई, फिर जनता के सामने पेश कर रही है। 6 बातों का जवाब मोदी जी दे दें। सबसे पहले, 11 लाख करोड़ की टैक्स लूट जो मोदी सरकार कर रही है, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय कारणों से है? तो आज बुलाए गए अपने भारत बंद पर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कांग्रेस, और सीधे तौर पर रणदीप सुरजेवाला मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए और जिस तरह से सफाई दी जा रही है मरकजी वुजरा के जरिए, उस सफाई पर भी हमला बोलते हुए कि आखिर क्यों जो वुजरा सामने आ रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इसका हक नहीं है और हम नहीं घटा सकते, नहीं कंट्रोल कर सकते इस दाम को। और साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो हालात हैं उसकी वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आखिर सरकार क्या कर रही है। तमाम तरह के सवाल बनते हैं। और महेश जी, मैं जल्दी से आपके पास एक बार और आ रहा हूं क्योंकि मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जाना पड़ा था हमें। लेकिन आपके पास आखिर रोड मैप क्या है? इसीलिए आप कह रहे थे कि पिछली सरकार ने ऐसा किया, बदल दिया था ना पिछली सरकार को, आपको लेकर के आए थे ना, इसीलिए तो आए थे कि आप कम से कम अब की बार
महंगाई की मार, और बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बात मोदी सरकार करते करते अब आए और ये लगा था जनता को कि अच्छे दिन आ जाएंगे। ये अच्छे दिन है कि 88 रुपए तक का पेट्रोल मिल रहा है। सो साहब, जो बात आज स्टूडियो में आप कह रहे हैं, आपके मुंह से जो सुनाई पड़ रही है कि 88 रुपये के रेट हो गए पेट्रोल के, या 72 रुपया रेट हो गया डीजल के। पहली बात तो ये है कि ये कोई पहली बार इस तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है, और ये जो व्यवस्था है ये हमें विरासत में कांग्रेस से ही मिली है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम ये जो तुच्छ राजनीति हो रही है, अभी सुरजेवाला साहब ने जो बात कही कि भाई 132 करोड़ लोगों को धन्यवाद कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ 132 करोड़ लोगों को जो आज उन्होंने परेशानी दी इस भारत बंद के माध्यम से अपनी तुच्छ राजनीति की वजह से, कांग्रेस को अच्छी तरह से मालूम है कि हम इस समस्या से निजात पालेंगे। वो इस मौके को चूकना नहीं चाह रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि आज जीएसटी काउंसिल में जो राय बन गई और जैसे ही ये 28% के स्लैब में आएगा तो ये हमारा रेट एकदम से कम हो जाएगा, और जो आज 50% का रेट है, जो आज एक बात, दूसरी बात कंस्ट्रक्टिव जवाब नहीं आ रहा सर। आपको कांग्रेस को ही कोसना है तो ठीक है, मैं भी कांग्रेस से पूछ लेता हूं सवाल, कोई बात नहीं। नहीं सर, सॉल्यूशन दे रहा था मैं बाकी में मौलिक के पास जाता हूं। भारत बंद, आज भारत बंद का मतलब क्या था कांग्रेस का, वो क्या करना चाह रही है, या वो सुनिए, या वो शेड्यूल कास्ट एक्ट के ऊपर हो, या वो 3 तलाक के ऊपर हो, या वो नोटबंदी के ऊपर हो। टैक्स कैसे कम ड्रामा, और ये कब कम करेंगे? आप कब से कितना मंथन कर रहे, चिंतन कर रहे, यही सवाल पूछ रहा था मैं। मंथन चिंतन करने के बाद आप एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं, 80 रुपए में से 40 रुपए घटा रहे हैं क्या? सर वही उसी बात को हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल में ये अब तक जो सरकारें थी कांग्रेस की, वहां जो मुख्यमंत्री 21 राज्यों में आपकी सरकार है, आप पहल कीजिए, आप एक्साइज ड्यूटी कम कीजिए, आप जीएसटी की बात मत कीजिए ना, आप एक्साइज ड्यूटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट कम करेगी ना। कहने जा रहे हैं ना, उसी बात को पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, खुद बेहतर जान रही है आवाम, इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, बेहतर जान रही है आवाम, उसको बेहतरी की आप तरफ क्या लेके जा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात, आज की डेट में इस यूपीए गवर्नमेंट में जिस जैविक ईंधन के ऊपर परीक्षण के ऊपर रोक लगा था, उसको हमने खोला, उसके जरिए अब हम हवाई जहाज में, हम रातों रात, हमारी नीयत साफ है। हवाई जहाज मत उड़ाइए सर, एक बाइक, हवाई जहाज की मैं बात नहीं कर रहा, बाइक चलवा दीजिए सर, एक बाइक, एक मोपेड चलवा दीजिए, किसान का ट्रैक्टर चलवा दीजिए, हवाई जहाज की बात बाद में हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। जैविक ईंधन के ऊपर मैं आ रहा हूं, काम कर रहे हैं, वो कोई बुरी बात है? अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा कि वो बुरी बात है। 2 महीने के अंदर तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है सर, आप इतनी देर से बात कर रहे हैं, कंजम्पशन है साहब, जो इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, क्रूड ऑयल का कंजम्पशन इंटरनेशनली जो है ज्यादा होता है, ठंड यूरोप और यूएस में ज्यादा होता है। सुरेंद्र राजपूत जी, और ये सुरेंद्र राजपूत जी, अपने आप नहीं कह रहा हूं, ये तमाम जो हालात है, आप भारत बंद बुला रहे हैं, चल जाएगा ये जो हालात हैं, महेश जी मैं रोक रहा हूं, रेट डाउन होना है, दूसरे उससे पहले 1 महीने में रेट डाउन होगा। हाँ, 1 महीने में रेट डाउन होगा। सुरेंद्र राजपूत जी, 1 महीने में, 1 महीने में, महीने के अंदर ये रेट फिर डाउन होगा। ठीक है, और यही कांग्रेस, ठीक है, आज सर मंदिर भी आप बोल रहे थे 2014 में आएंगे तो बनवा देंगे, अब तक बनी नहीं है, ठीक है, उसकी भी डेट नहीं आ रही है अभी तक। चलिए ठीक है सर, मैं आ रहा हूं सर, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं बाकियों के पास जा रहा हूं, ठीक है सर, मैं आपके पास और आऊंगा, मैं आऊंगा। सुरेंद्र राजपूत जी, 1-2 महीने के अंदर निजाम बदल जाएगा, दाम कम हो जाएंगे, और आप ये जो भारत बंद कर रहे हैं उसका कोई असर नहीं होगा, ये टाइट फिस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सियासत कर रहे हैं, भद्दी सियासत कह रहे हैं महेश जी। सऊद भाई, अगर हम ये इस तरीके से दाम कम करेंगे तो जिस तरीके से हमने भारत बंद बुलाया, हम धन्यवाद सभा भी करेंगे इनके। वाह 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 वाह। सबसे बड़ी बात है आज जो रविशंकर प्रसाद ने कहा, और जो अभी महेश शर्मा जी कह रहे थे, वर्मा जी क्या नाम है इनका, इनको मैं सिलसिलेवार, मुझे इतना समय नहीं दीजिएगा तो इनसे कम से कम आधा समय दे दीजिएगा। एक शेर से शुरू कर रहा हूं कि कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। आज रविशंकर प्रसाद, जो साइकिल पे चलने वाला रविशंकर प्रसाद, जो 2013 में साइकिल पे चल रहे थे, आज कह रहे हैं इंटरनेशनल प्राइस पे हम कुछ नहीं कर पा रहे। मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, प्रॉब्लम में डिस्कस नहीं करूंगा, प्रॉब्लम आप लोगों ने डिस्कस कर ली। 221% पेट्रोल पर एक्साइज इन्होंने बढ़ाई और 443% डीजल पर इन्होंने एक्साइज बढ़ाई। क्या ये एक्साइज कम नहीं होनी चाहिए? अगर ये एक्साइज आज की डेट में 60 से 70% हो रह जाती है वर्तमान की, तो दाम अपने आप 12 से 14 रुपए पर लीटर कम हो जाएंगे। ये एक बात है। दूसरी बात, इन्हें सरकार नहीं चलानी आती। इन्होंने कहा चिंतन मनन, किससे चिंतन मनन कर रहे हैं? किसी विपक्षी को इन्होंने बुलाया? आज भारत बंद है तो आज कह रहे हैं चिंतन मनन।
हम कह रहे हैं कि आज तक आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, इस पर नहीं बुलाई। इन्होंने कहा हम अराजक हैं। आप लोग जब 2010 से लेके 2014 तक हंगामा करते थे, सरकार को पानी पी पी करके कोसते थे, टायर जलाते थे, लोग मर जाते थे उसमें, उस समय आपको अराजकता नहीं नजर आ रही थी? हमारा स्पष्ट आरोप है कि भारत बंद में जहां जहां अराजकता हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने की है और संघ के गुंडों ने की है, इस आंदोलन को असफल करने के लिए। हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं और हिंसा के लिए हम पूरी तरीके से मानते हैं। लेकिन आपके साथ की पार्टियां ही तशद्दुद कर रही हैं एहतजाज ना, उनको कंट्रोल करना भी आपकी जिम्मेदारी है। देखिए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, आप सपोर्ट करें ना करें, लेकिन जो हिंसा हो रही है, जो तशद्दुद हो रहा है, वो होना भी ठीक नहीं है। सरकारी ही जो इमलाक है, वही संपत्ति सरकारी है, उसी को ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मैं सहमत हूं आपसे। अगर हमारे किसी वर्कर ने किया होगा तो हम जिम्मेवार हैं, लेकिन अगर भाजपा का वर्कर हमारे आंदोलन में घुस करके ये बदतमीजियां करेगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से पटना में क्या कहेंगे, बिहार में क्या कहेंगे? बिहार के तो तमाम शहरों में यही हाल दिखा। दलितों को पप्पू यादव के पार्टी के कारकुनान ने तो सरेआम बसें तोड़ी, महाराष्ट्र में भी बसें तोड़ी गई, तो सर हर जगह बीजेपी के लोग घुस गए, ये भी तो ठीक नहीं है ना। फिर मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, सुबह से हम कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ शांतिपूर्ण बंद करेंगे, हमारा कोई भी संविधान में पूरा भरोसा है। ये जो वर्मा जी अभी प्रॉब्लम की बात नहीं की, सॉल्यूशन की बात, इनको जवाब देने की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन जवाब देने की आवश्यकता कि आज ही जीएसटी काउंसिल में क्यों एक्साइज ड्यूटी अब तक कम क्यों नहीं हुई? जानकारी आज की डेट में आप कुछ काउंसिल में आज थोड़ी आया है, तो ये कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते? 27 जुलाई को आपको मालूम नहीं है? मैं उसी पर तो सवाल पूछ रहा था सर कि इतने पहले से जीएसटी काउंसिल की बात कर रहे हैं, जुलाई की बात कर रहे हैं, सितंबर हो गया। शिवचंद्र साहब, शिवचंद्र राम साहब, शिवचंद्र राम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस वक्त जिस तरीके से आप इतने बिहार में तशद्दुद देखा गया, बिहार में बंद बुलाने के बाद जिस तरीके के हालात हुए, क्या वो ठीक है? अगर कांग्रेस को इतना ही मैं जी आ रहा हूं, मैं शिवचंद्र जी के पास गया हूं। शिवचंद्र जी, बिहार से ही हमने देखा है कि सबसे ज्यादा हिंसक जो है वो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नहीं आती है टेलीविजन पे बैठ करके? देखिए जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जिस तरीका का जो व्यवस्था बना कर करके और ये बदनाम करना चाह रहा है, ये जो देश जो भारतवाद बंद हुई है, ये भारत कोई नेता या पॉलिटिकल पार्टी का आह्वान जरूर था, लेकिन देश के लोगों ने स्वतः अपने आप बंद करने का काम किया। और जिस तरीका से लोगों ने, आरएसएस के लोग किसी तरीका से घुस कर करके और जिस तरीका का बलवा जो फैलाने का काम किया है और जिस तरीका की बातें की हैं, इसके पक्ष में हम लोग इसमें नहीं है। लेकिन कहने का मेरा मतलब है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और इसके गठबंधन को सोचना चाहिए था कि आज देश में जिस तरीका का पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम आकाश छू रहा है, गैस सिलेंडर का, गैस का दाम आकाश छू रहा है, इस परिस्थिति में कम से कम भारतीय सरकार को ये कम से कम सोचना चाहिए था ना, क्या इसको जीएसटी में लाना चाहिए था ना? शिवचंद्र जी, अगर आप ये कह देते कि तमाम जो कुछ कारकुनान हैं वो एक तरीके से जज्बात में आ गए और इस तरीके से उन्होंने तशद्दुद कर दिया और उस पर आप जरा सी मजम्मत कर देते तो शायद वो ज्यादा बेहतर लगता। आप तो सीधे सीधे आरएसएस और बीजेपी के लोग आपके अंदर घुस आए और आप उन्हें रोक भी नहीं पा रहे हैं, आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि भारत बंद असल में आप लोग कर रहे हैं या बीजेपी और आरएसएस वाले कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। नहीं, भारत बंद मान लेते हैं कि हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को है जनता के प्रति हम उत्तरदायित्व हैं, जनता हमको चुन के भेजी है, जनता का हक की बात हम नहीं करेंगे, जनता की बात हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जब बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जब हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो सड़क पर हमको आना पड़ेगा, सड़क पर हम जनता की बात करेंगे, हम जनता के हित की बात करेंगे, जनता के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसकी बात हम करेंगे। और ये बात सही है कि जिन लोगों ने अगर इस तरीका का, अगर किसी तरीका का कहीं कुछ किया है तो वैसे परिस्थिति में वो अपनी लोकप्रियता को बनाने के मेरे कहने के बाद भी अगर आपने ये बात मानी है तो चलिए, आपको साधुवाद, ठीक है, मैं आऊंगा और मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है, लेकिन मुझे एक ब्रेक पर जाना होगा। ब्रेक से लौटते हैं और बातचीत को हम जरा आगे बढ़ाते हैं। कुछ और पैनलिस्ट के पास हम नहीं जा पाए, ब्रेक के बाद उन्हीं पैनलिस्ट से उनसे जवाब मांगेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। महंगाई पर आज बात हो रही है कि आखिर पेट्रोल और डीजल के दाम जो रोजाना बढ़ रहे हैं और बेतहाशा जो इजाफा हो रहा है उस पर लगाम लगाने की कोई तरकीब अगर सरकार के पास है तो वो बता क्यों नहीं रही है, और कम से कम अगर इंटरनेशनल मार्केट को वो नहीं संभाल सकती है तो कम से कम एक्साइज ड्यूटी कम करके फौरी राहत तो दी जा सकती है। वहीं अपोजिशन से भी हम बात कर रहे हैं कि क्या अपोजिशन इसके जरिए जो अवाम के अंदर गुस्सा है उस गुस्से को भुलाने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है, अपने मेहमानों के पास एक बार फिर से चलते हैं। रोली तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि आप कितना साथ हैं इस भारत बंद में। सबसे पहले तो यह बताइए, क्योंकि दिल्ली में तो कम से कम आपका साथ नहीं दिखा। अखिलेश यादव किसानों की बात करते हुए यूपी में प्रदर्शन की बात तो करते हैं, लेकिन दिल्ली में जहां पर सभी अपोजिशन पार्टियां हाथ में हाथ डाले एक फोटो, एक तरीके से फोटो अपॉर्चुनिटी दिखा रहे थे, वो उस वक्त समाजवादी पार्टी का नुमाइंदा नहीं था कहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश में सभी तहसीलों पर, पूरे उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों पर आज हम लोगों ने बहुत बड़ा धरना और प्रदर्शन किया है। और जैसा कि अभी बोला गया यहाँ पर, मैंने भी कहा कि मोदी जी वादे बहुत सारे करते हैं, आदतन कर लिए उन्होंने वादे, आदतन हमने भी एतवार किया, और जनता ने जो एतवार किया उस एतवार का जिस तरीके से इन्होंने जनाजा निकाला है वो आप खुद देख सकते हैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम किधर जा रहे हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, बड़े बड़े विकास के वादे कहाँ पहुंच चुके हैं, किस तरीके से आज जो छोटी से छोटी आवश्यकता है वाहनों की वो डीजल और पेट्रोल पर निर्भर कर रही है। पूरी जो सुचारू व्यवस्था है वो डीजल और पेट्रोल के जरिए होती है, और वो पूरी व्यवस्था को इस तरीके से चौपट कर दिया है। आज जो एक्साइज ड्यूटी है जो 3.56% हुआ करती थी वो आज 15.33% हो गई है। इतनी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी होने के बाद आज 20 से अधिक राज्यों में आपकी सरकार है। आप चाहें तो वेट कम कर सकते हैं, आप चाहें तो एक्साइज ड्यूटी कम कर सकते हैं। हमारी बातचीत में आई भी, मैं तो दरअसल ये जानना चाह रहा था, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि समाजवादी पार्टी कितना साथ है इस भारत बंद में, कांग्रेस के साथ कितना है वो। आपने कहा कि आपने पूरे यूपी में प्रदर्शन किया, या आपका अलग से कोई मुजाहिरा था, अलग से एहतजाज था, या कांग्रेस के इस एहतजाज में आप शामिल थे? ये क्लियर कर दीजिए ना। हम लोग तो लगातार 2017 के चुनावों के बाद जब से हम लोग विपक्ष में आए हैं, हम लोग लगातार जनता की समस्याओं को लेकर के, जनता की परेशानियों को लेकर के, आज भारत बंद में कितना शामिल थी आप? हमारे साथ है। समाजवादी पार्टी भारत बंद में शामिल है या नहीं है? भारत बंद में कांग्रेस के साथ थी या नहीं थी? ये बताइए। सिर्फ मैं इतना जान रहा हूं, आपने पूरे तहसील पर, जिला मुख्यालयों पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और पूरी तरीके से हमने समर्थन किया है आपने समर्थन, ठीक है। वो जो कंफ्यूजन है ना, वो कंफ्यूजन जानबूझ के क्यों क्रिएट किया जाता है, या फिर आप अपनी वैल्यू बढ़ाए रखने की कोशिश करते हैं? वो होता है ना कि जो फूफा जी होते हैं वो हमेशा नाराज होते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि नाराज रहेंगे तो पूछते रहेंगे। तो मैं वही पूछ रहा था, आपने अब क्लियर कर दिया बहरहाल। लेकिन वाजपेयी सर, ये जो तमाम बातें कही जा रही हैं गवर्नमेंट को लेकर के, और ये अपोजिशन मुत्तहिद नजर आ रहा है, लेकिन क्या वाकई फौरी तौर पर अगर जनता के बारे में, आवाम के बारे में इतना सोच रही है सरकार, सबका साथ सबकी विकास की बात होती है, आवाम की सरकार होने का दावा किया जाता है, अच्छे दिन का दावा किया गया, अगर इतने ही अच्छे दिन की परवाह है तो फौरी तौर पर एक्साइज ड्यूटी ही कम करके या टैक्स कम करके एक रास्ता तो निकाला जा सकता है। आप इंटरनेशनल मार्केट को मत रोकिए, लेकिन कम से कम यहां पर तो आप कुछ हल निकाल सकते हैं। या सिर्फ सोचते रहेंगे? महीने भर से तो लगातार दाम बढ़ रहे हैं। दो तीन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। देखो, सरकार की नीयत तो बड़ी साफ है, प्रधानमंत्री की नीयत बड़ी साफ है, सारी पॉलिसीज गरीबों के लिए बनाई जा रही है। देखिए, समस्या क्या आ रही है, आप याद करो 2013 में बॉम्बे में 82 रुपीज लीटर पेट्रोल बिका है। ये कांग्रेस वाले भूल गए हैं, और उस वक्त ये कांग्रेस वाले खुद ही कह रहे हैं कि हम विपक्ष में थे और हम करा करते थे प्रदर्शन। 115 कितना था उस वक्त बैरल? 112 115 बिल्कुल होगा। हाँ, बिल्कुल होगा, डॉलर पर बैरल था। हम 82 रुपए बिका है, ठीक है, ये हम कह रहे हैं। हाँ। दूसरी बात, दोनों फैक्ट देखिए ना, पूरा जब तक नहीं आता तब तक क्लियर नहीं होता है। दैट्स ऑल राइट, बट मैं उसके आगे बात कर रहा हूं ना कि हमारा क्या है कि हमारा वेलफेयर स्टेट है, एंड हमारा बड़ा भारी स्लोगन है कि पावर टू पुअर।
हमारी मैक्सिमम पॉलिसीज जो है वो गरीब आदमी के लिए, चाहे वो शौचालय की बात है, चाहे दलितों को लोन देने की बात है, चाहे मुद्रा योजना, मतलब मेरा कहने का दलितों में इन परेशान लोगों में किसान भी शामिल है क्या? उसका भी जवाब दे रहे हैं। एमएसपी बढ़ाई हम ही लोगों ने बढ़ाई ना, एमएसपी इन्होंने तो कभी नहीं बढ़ाई, हमने एमएसपी बढ़ाई। किसानों की चिंता हमको है, यूरिया कोटिंग खाद, यूरिया कोटिंग डीजल के दाम बढ़ा करके उससे वापस भी ले लिया। उस पे पेट्रोल पे मैं आ रहा हूँ, ट्रैक्टर वो चला नहीं पा रहे, सिंचाई हो ही नहीं पा रही है, उसकी फसल चौपट होगी। रविशंकर प्रसाद ने बड़ा स्पेसिफिकली सारे पॉइंट को डील किया कि देखो इंटरनेशनल स्थिति ये है। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, 2010-12-13 में ये इंटरनेशनल सिचुएशन नहीं समझ में आ रही थी क्या सर? उस वक्त तो इंटरनेशनल क्राइसिस थी, सारी दुनिया जान रही थी। हम उस पर नहीं जा रहे, हम इंटरनेशनल क्राइसिस की बात ही नहीं कर रहे, हम अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम 2% एक्साइज आज घटाते हैं तो उसका इंपैक्ट ये होता है कि 40,000 करोड़ रुपए जो योजनाओं में जाएंगे वो हमको वापस लेना पड़ेगा। देखिए समझना पड़ेगा, ये अहम बात आपकी ये बिल्कुल टैक्स कलेक्शन से ही सरकार चलेगी। तो अब आप कह रहे हैं ना, बजटिंग जो होती है साल के शुरुआत में होती है कि इतना पैसा हमको यहां से आएगा और इतना पैसा हम यहां खर्च करेंगे। ड्राफ्ट तैयार है, बिल्कुल तैयार है और वो डिस्टर्ब नहीं हो सकता। लेकिन सरकार उसको कम नहीं करेगी। नहीं, सरकार क्या कर रही है? सरकार जीएसटी में लाने के लिए पूरी जोर शोर से लगी है। आज भी 2 घंटा अमित शाह आएगा तभी तो टैक्स कलेक्शन घटेगा, दोनों बैठे हैं, जीएसटी में आएंगे तभी तो सर जीएसटी में आने पर भी तो टैक्स कलेक्शन घटेगा, तो उन योजनाओं पर तो तभी असर पड़ेगा। देखिए आप इधर से कोशिश कर रहे हैं लेकिन उधर से नहीं कर रहे हैं। जीएसटी में हम क्या कर रहे हैं कि स्टेट पे भी दबाव डाल रहे हैं, उनको परसुएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई थोड़ा आप अकोमोडेट करो, थोड़ा हम अकोमोडेट करते हैं, तो तभी तो कोई रास्ता निकलेगा। देखो आप ये नहीं कह सकते कि सरकार की नीयत खराब है, नंबर 1। नंबर 2 मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो नीति खराब है क्या फिर? नहीं, नीतियां भी नहीं खराब, ना नीयत खराब, ना नीति खराब, ना नेता खराब। नीति के लिए तो इसलिए बोला जा रहा है ना कि नोटबंदी का जवाब अभी तक आया नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नोटबंदी पर वो समझा नहीं पाए कि आखिर नोटबंदी क्यों की गई थी। अरे भाई उनको जीएसटी को लेकर के किस तरीके की परेशानी थी, आज भी प्रदर्शन में सारी दुनिया जान रही है। आरबीआई के आंकड़े हैं, ब्लैक मनी पर आपका हमला था, ब्लैक मनी पर अगर आप हमला करने वाले थे तो फिर 99.3% ब्लैक मनी तो वापस आ गई, पैसे तो वापस आ गए, ब्लैक मनी नहीं आई। मतलब जितना इस सरकार ने काम किया है ब्लैक मनी पे, जितने लॉ लेके आई है नए रहे, चाहे फ्यूजिटिव पॉलिसी भी अच्छी है और नीयत भी अच्छी, ठीक है, चाहे करप्शन ऑफ एक्साइज कोड एक्ट है, जितने हम लोग लेके आए। सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन हमारा दूसरा ये कहना है कि ये मौका जो है ना सिर्फ इसलिए इकट्ठा करना चाहते हैं कि हम इकट्ठे हो गए जी। और देखा आपने चुनाव के इसके जो इन्होंने मंच बनाया, ऐसी तस्वीरें बनती रही। बस इनका एक ही पॉइंट है कि मोदी जी को हटाओ, बीजेपी जी को हटाओ। अच्छा इनसे पूछो अगर ये सरकार में आएंगे कितने रुपए का पेट्रोल देंगे? जीएसटी इन्होंने बनाई थी, जीएसटी में पेट्रोल बाहर रखा हुआ था कांग्रेस वालों ने। ठीक है, पूछ लेता हूं मैं, लेकिन हमारे साथ दो जो है माहिरीन बैठे हुए हैं, उनके पास भी जाना जरूरी है। और निजामी सर, ये जो पूरी सियासत और पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, गिरता रुपया, इन सब के इर्द गिर्द जो सियासत आप देख रही हैं, असल में क्या जनता की, आवाम की जेब भरने के बारे में कोई सोचता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, या फिर अपनी अपनी सियासत ही साधी जा रही है? जिस तरीके से वाजपेयी साहब ने कहा कि एक ड्राफ्टिंग हो गई और सरकार एक तरह से रोल बैक नहीं कर सकती तमाम चीजों को, क्योंकि उसका एक माइंड है कि इतना पैसा आने वाला है और उसका असर पड़ेगा। तो वहीं कांग्रेस क्या ऐसा कर रही है कि सिर्फ अवाम के अंदर जो गुस्सा है उसको भुना लिया जाए और फिर 2019 को साथ लिया जाए? असल में कोई अवाम के बारे में सोच रहा है क्या? देखिए सौद भाई, आपने जो सवाल उठाए हैं बहुत अच्छे हैं। अभी मैं अपने वाजपेयी जी की भी और उससे पहले जो है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन साहब की भी बात सुन रहा था। मुझे तो हैरत इस बात पे है कि कहते हैं ना कि एक आदमी के सामने तमाम चीजें मौजूद हैं, बिल्कुल ओपनली, कोई पर्दा नहीं पड़ा हुआ है किसी चीज पर, कोई कांग्रेस अलग से कुछ लेकर नहीं आ रही है। जो हम और आप अपने जीवन में बिल्कुल डेली रूटीन की चीजों में जो चीज फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, या जिससे सफर कर रहे हैं एक आम आदमी, हम उस चीज को भी डिफाइन करने के लिए बैठे हैं और इतनी ताकत के साथ डिफेंड कर रहे हैं कि मतलब लगता है कि जैसे कोई पर्दे में लपेट कर झूठ पेश किया जा रहा है और हम उसको साफ कर देंगे। भाई सीधी एक बात है, टू द पॉइंट। सीधी बात यह है कि आपने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा कि पैसा गिरता है तो मतलब देश की छवि गिरती है, पूरे देश में एक मतलब अलग सा मैसेज जाता है, और उसके पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो सरकार में, और डॉलर के बढ़ रहे हैं रेट, पैसा रुपया जो गिर रहा है उसमें, दोनों में दौड़ लगी में रहते हुए तमाम बातें कही। मैं सवाल ये पैदा करना चाहता हूं कि आज उनको ये चीज क्यों नहीं महसूस होती? मिसाल के तौर पर आप अपोजिशन पर तो जो चाहे बोल लीजिए, अपोजिशन में भी अगर कोई अच्छे आदमी उनको लेकर आइए, डिस्कस कीजिए,
कि हम किस तरह से इस कीमत पर जो है कंट्रोल पा सकते हैं। आप उनसे भी फायदा उठा सकते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। हाँ ठीक है, ये इशू देश का है, ये किसी पार्टी का इशू नहीं है, इससे आम जनता इफेक्ट हो रही है। तो आप जो है मतलब ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाने को तैयार हैं, आप कंट्रोल भी नहीं कर रहे हैं प्राइसेस पर, और आप खामोखा एक कफन आपने बना लिया है कि इस मुर्दे के इस साइज का मुर्दा ढूंढ के लाओ भी कहीं से, हम इसमें फिट कर दें। ये कोई बात होती है? मतलब आप खामोखा की बातें कहे जा रहे हैं, ये गलत बात है बिल्कुल। आप सीधा कहिए कि हाँ बिल्कुल हमें खुद दुख है इस बात का, हम परेशान हैं, हम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं। महेश जी कह रहे थे ठीक है, लेकिन हाँ अभी ऑल पार्टी मीट वगैरह की बात नहीं हो रही। लेकिन वैसे साहब देखिए, ये तो तमाम सियासी पार्टियों के रिएक्शन से एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की बात थी, और निजामी साहब ने भी इसी तरीके से अपना तज्जिया पेश किया। लेकिन एक सीए की हैसियत से, एक इकोनॉमिस्ट की हैसियत से मैं जरा इस पूरे खेल को समझना चाह रहा हूं, क्योंकि मोटे तौर पर तो पेट्रोल और डीजल की जो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो इजाफा दिख रहा है, टैक्स का खेल मोटे तौर पर दिखाई देता है। जरा आप उसको समझा सके हमारी आवाम को, हमारी नाजरीन को, तो काफी उनके लिए आसानी होगी कि समझे कम से कम कि सरकार उनके लिए कितना सोच रही है। देखिए, ये सब हम सब लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं और ये हम जानते हैं कि जो इंटरनेशनल प्राइस है, इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस बढ़ रहा है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन टैक्सेस की आपने बात की, टैक्सेस को कंट्रोल किया जा सकता है, अदरवाइज वो मैन मेड डिजास्टर की सिचुएशन बन जाएगी। जो हमारे पास जो कच्चा तेल जो आ जाता है क्रूड, वो 35 रुपए 89 पैसे पर लीटर का आंकड़ा हमारे पास रहता है, और उसके ऊपर एंट्री टैक्स और फ्राइट कॉस्ट मिला के 3 रुपए 45 पैसे लगने के बाद ये 39 रुपए 34 पैसे पर लीटर बन जाता है। और केंद्र सरकार की जो एक्साइज ड्यूटी है 19 रुपए 48 पैसे बनाकर 58 रुपए 82 पैसे हो गया। ये एक्साइज ड्यूटी पहले कम हुआ करती थी, अभी ज्यादा है। जब पहले कम थी तो अभी भी इसको कम करने की एक गुंजाइश यहां पर मौजूद है। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको एक पॉइंट बताऊं जो कभी डिस्कस शायद कम होता है, कि जो स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती है वो वैट इस प्राइस पर लगाती है जो आफ्टर एक्साइज ड्यूटी आता है। तो टैक्स के ऊपर दोबारा से डबल टैक्स हो गया। यस, वो बेसिक कॉस्ट पे नहीं लगता, वो टैक्स के बाद जो प्राइस आता है उस पर लगता है। तो कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, टैक्स के ऊपर दोबारा से टैक्स आ जाता है। एक्साइज टैक्स और वैट टैक्स, ये दो टैक्स, उसके अलावा भी एक यानी कि डबल टैक्स, यानी कि एक तरह से 2-3 तरह के टैक्सेस। यही तो है टैक्स का खेल। जो डबल टैक्स की स्थिति बनती है कि एक्साइज लगाने के बाद जो कीमत निकल कर आ रही है उसके ऊपर वैट लग रहा है। अगर वो वैट ही कम से कम बेसिक प्राइस पे हो जाए तो 2-3 रुपए का फर्क पड़ेगा। मैं एक बात आपको और बताऊंगा जिसकी चर्चा नहीं हुई। पिछले साल 2017 के लास्ट से नवंबर या दिसंबर से इथेनॉल 10% इथेनॉल अलाउड कर दिया गया था पेट्रोल में मिक्स करने के लिए, और उसके बाद से वो रेगुलर मिक्स हो रहा है। इथेनॉल का जो रेट है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस वो 40 रुपए पर लीटर का है। ओके। और ये जो कैलकुलेशन शीट आप देखेंगे इसमें उस इथेनॉल का कहीं भी जिक्र नहीं है। अगर 10% इथेनॉल की आप बात करें तो 10% इथेनॉल से अगर 10% की कीमत 80 रुपए को भी मोटा मोटा मान लो तो 8 रुपए होता है। उस 8 रुपए पे एक चीज 10% का आइटम 40 रुपए लीटर का है, तो 4 रुपए का अंतर उस इथेनॉल से पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन तो मतलब ये जो डेटाज आपके पास डेटा है वो बकायदा ये शो कर रहा है कि एथेनॉल भी अगर मिलाया जा रहा है तो उससे कम से कम कहीं ना कहीं एक धूल झोंकने वाली बात आप बता रहे हैं कि आवाम की नजरों में धूल झोंकी जा रही है। इथेनॉल का कहीं जिक्र ही नहीं है। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, लास्ट ईयर नवंबर या दिसंबर से इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स हो रहा है 10%, और उस 10% का कहीं जिक्र नहीं है। उसका क्लियर कट 4 रुपए पर लीटर का इंपैक्ट है। अगर 80 का रेट आप पकड़े, अगर मुंबई का 89 का रेट पकड़ेंगे बॉस, तो उस पर कम से कम 4.5 रुपए का आपका इंपैक्ट आएगा। इन दो चीजों से ही सिर्फ, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को भूल जाइए, एक्साइज ड्यूटी को भूल जाइए, आपने जो खाका तैयार किया उसके हिसाब से ही चलिए, उसके बाद भी 7-8 रुपए का हिट इन दो चीजों से लगता है। तीसरी चीज जो कई स्पोक्स पर्सन ने जिक्र किया, जीएसटी को इसको जीएसटी के एम्बिट में लेने का। ठीक है सर, ये हम सब जानते हैं कि तकरीबन 40-45 चेंजेस जीएसटी आने के बाद अब तक उसमें नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तकरीबन हर महीने 3-4 बार जीएसटी बदलता है, लेकिन पेट्रोल डीजल अभी जीएसटी के एम्बिट में नहीं आने जा रहा है, क्योंकि उसमें स्टेट की कंसेंट के बिना पॉसिबल है ही नहीं। अगर स्टेट इसमें रजामंदी जाहिर कर दे, 21 जो राज्य हैं उसमें बीजेपी की सरकार है, इसको भी अगर हम लेकर के चल रहे हैं, ये बात कही जाती है, बीजेपी पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद भी अगर रजामंदी बनती है तो क्या इससे सेंटर पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा? और सेंटर शायद ये नहीं चाहेगा कि वो 5 साल तक कंपनसेट करे, क्योंकि जो भी स्टेट को घाटा होगा वो उसे ही कंपनसेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात सर। देखिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बन सकती है, लेकिन हर स्टेट का एक अपना बजट है, वो उस बजट से तो छेड़छाड़ पॉसिबल है नहीं, अदरवाइज सारी चीजों पे जो बजट का घाटा होगा तो
सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको पूरा करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी लॉस में है, तो यानी कि उस पर इजाफी बोझ पड़ जाएगा। बिल्कुल, और डिमोनेटाइजेशन की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी कोलैप्स हो चुकी है। तो जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल, आपको क्या लगता है, इन आदादो शुमार को हम देखें या फिर इन कैलकुलेशंस को देखें तो क्या सरकारें बहुत आसानी से इस पर फैसला कर पाएंगी? नहीं, इसमें मेरी समझ के हिसाब से दो चीजें हो सकती हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी के एम्बिट में लाता भी है तो एंटी टर्बाइन फ्यूल और केरोसिन ला सकता है, लेकिन पेट्रोल डीजल तो बिल्कुल नहीं आ सकता। ठीक है, जल्दी से मैं इस बारे में समझ लूं आपसे कि जैसे कि वाजपेयी साहब ने जिक्र किया कि एक खाका तैयार हो गया है कि हमसे इतना टैक्स हमें मिलेगा और हम इन टैक्स की जो कमाई होगी उससे हम इन स्कीम्स में लगाएंगे, उन स्कीम्स को पैसा देंगे। ठीक है, वो स्कीम्स में पैसा जो जाएगा वो भी तो आवाम के लिए जाएगा। क्या इसको देखते हुए ये लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि चाहे वो इथेनॉल मिक्स हो रहा हो, चाहे वो वैट डबल लग रहा हो, बेसिक प्राइस पे ना लग रहा हो, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी कम कर दी जाए, टोटल कहीं ना कहीं टैक्स से होने वाली इनकम ही घटेगी? ये कितना मुश्किल है सरकार के लिए? वैसा मैं आपसे ही पूछूं। देखिए सर, जो चीजें अगर गवर्नमेंट, देखिए जब 2012 में 112 प्रति बैरल का रेट होता था, 2014 में, तब 65 या 66 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा था। तो अगर करना चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है। नहीं, लेकिन स्किल इंडिया की बात या फिर जिस तरीके से तमाम स्कीम्स इस गवर्नमेंट ने इस वक्त उसका अनाउंसमेंट कर रखा है, उसके लिए बकायदा बजट मुकर्रर कर रखा है, क्या उस बजट पर असर नहीं पड़ेगा? बस मैं ये समझना चाह रहा हूं सर। देखिए, हमारी जो कंट्री है वो बेसिकली, वाजपेयी साहब यही दलील दे रहे थे सर। देखिए, हमारी जो कंट्री है वो बेसिकली सर्विस सेक्टर से आती है। 2/3 ऑफ आवर जीडीपी इज फ्रॉम सर्विस सेक्टर। और सर्विस टैक्स पहले 13 से बढ़ा के 18 तक पहुंच चुका है। पहले 13 से 15 हुआ और 15 से बढ़कर 18 हुआ। तो सर्विस टैक्स के जरिए काफी कमाई ऑलरेडी उसमें आ रही है। ठीक है। और सर, टैक्सेस बढ़ा के बार बार टैक्सेस बढ़ाते चले जाओ, ऐसे तो 100% टैक्स चला जाएगा। एक आम आदमी कहां तक टैक्स बियर करेगा? 30% तो आप इनकम टैक्स ले लीजिए, फिर इनडायरेक्ट टैक्स मतलब ये कि एक बात कही गई कि जीएसटी आने के बाद आपको 4 तरह के टैक्स से छुटकारा मिलेगा, लेकिन पेट्रोल डीजल से इतना कमा लो कि बाकी से वो टूट जाए। ठीक है, मैं एक चीज सर, आपकी बात और रोक के मैं पूरी करूंगा। एलपीजी का अभी तक जिक्र नहीं हुआ, डोमेस्टिक एलपीजी का। डोमेस्टिक एलपीजी पे पहले वैट नहीं लगा करता था क्योंकि वो इको फ्रेंडली होने की वजह से दिल्ली में भी 0% था, अब वो 5% टैक्स के दायरे में। ठीक है, वाजपेयी साहब, कि बहुत मुश्किल है, होता हुआ दिख नहीं रहा। नहीं, सरकार के लिए मुश्किल है, वाकई मुश्किल है। यही तो रविशंकर प्रसाद ने भी आज कहा। लेकिन एक बात मैं कहना मुश्किल है। और देखो, हम क्या कर रहे हैं कि बड़ी साफ नीयत से सबको, जनता को बता रहे हैं कि देखो भाई, हम यहाँ खड़े हैं, हम गुमराह नहीं करेंगे आपको चूज करना है कि नीचे वाले को बराबर पे लाना है धीरे धीरे कि नहीं लाना है। क्या उसको गैस का चूल्हा देना है कि नहीं देना है? ये भी तो क्या उसको, अच्छा, मिडिल मैन के लिए 20 लाख का घर खरीदिए, 2.5 लाख रुपए सब्सिडी दीजिए, भाई इतना सा मामला है। लेकिन इसके साथ ये आप मान के चलिए कि अगले 7 दिन में 10 दिन में मिलेगा सस्ता। 12-13 के मुकाबले सस्ता मिल रहा है ना आपको, इंटरनेशनल मार्केट से सस्ता पड़ रहा है ना? बिल्कुल पड़ रहा है। तो फिर आपको सिर्फ अपनी सो कॉल्ड स्कीम्स ही पूरी करने की वजह से डायरेक्ट तौर पर जो एक मोटे वर्ग को इस तरह से परेशानी हो रही है, आप उसका भी नहीं देख रहे ना। आपको तो दोनों ही देखना पड़ेगा सर। बैलेंस जो सबसे टॉप क्लास पे बैठा है, पहले 23 करोड़ व्हीकल होते थे इंडिया में, अब 48 करोड़ व्हीकल है। रोली जी, उसकी चिंता नहीं है। ये जो जवाब आ रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ये जवाब आ रहा है वो निस्संदेह इतना हास्यास्पद है कि इस पर सिर्फ हंस सकते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी जगह जगह मन की बात कर सकते हैं, तो क्या इस विषय पर कोई मन की बात नहीं हो सकती? क्या इस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के जनता से संवाद नहीं कर सकते? क्या इस विषय पर समस्त विपक्षी पार्टियों का एक दल बुलाकर के सर्वदलीय मीटिंग नहीं हो सकती? क्या यहाँ पर जो प्रवक्ता भेज दिए जाते हैं वो अधकचरे ज्ञान के साथ आते हैं और आकर के अपनी बात रख देते हैं? अभी पिछले चैनल पे मैं देख रही थी, प्रवक्ता महोदय हंस रहे थे, जैसे अटल जी की अस्थियों के साथ खिलवाड़ किया, ऐसे ही ये लोग अपनी सरकार के साथ और जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और दिनकर की इन खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन शिवचरण जी, कि जब मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। शिवचंद्र जी, आप लोग सिंहासन ये जो पूरी एक तरीके से कवायद हो रही है, इन सब में एक बात बार बार जो है ये भी कही जा रही है कि अपोजिशन साथ है, और रोली जी भी कह रही है कि हमने साथ दिया, लेकिन वो साथ भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था। मैं सुरेंद्र जी आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन आखिर क्यों? क्या ये जो एक साथ आने की कोशिश है या फिर बीजेपी वर्सेस ऑल जो हो रहा है
वो सिर्फ दिखाया ही जाएगा, इस तरीके की तस्वीरें ही पेश की जाएंगी, फोटो खिंचवाई जाएंगी, या फिर वाकई है भी आप ग्राउंड पे साथ? देखिए कोई फोटो नहीं खिंचाई जा रही है, सभी लोग साथ दल के लोगों के साथ। ठीक है रोली जी, हाँ ठीक है, मैं उसी बात को ही क्लियर करना चाह रहा हूं। भारत बंद के तस्वीर कितनी दरमियान जो देखा गया विपक्षी एकता को देखी गई, जब सड़क पर उतर गया है तो निश्चित रूप से विपक्षी ताकत हमारे साथ है और सारी विपक्षी मिल करके, और जिस तरीका के भारतीय जनता पार्टी और इसके गठबंधन के लोगों का जो जिस तरीका से जो महंगाई का व्यवस्था चल रही है, जैसी महंगाई इस देश में हुई है, उससे लड़ने की जरूरत है, जो आज दिखाई पड़ा। चलिए ठीक है, दिखाई पड़ा। लेकिन महेश जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए एक साथ अभी सीधे तौर पर यह कहा गया कि मोदी जी आकर के कम्युनिकेट क्यों नहीं करते। मैं आ रहा हूं, शिवचंद्र जी आ रहा हूं। ठीक, अच्छी बात है, आप लोग साथ हैं। 2019 में कितना रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये भी हम देखेंगे। हमारा जो एकता और ठीक है सर, मैं आता हूं। लेकिन महेश जी जरा ये बताइए, ये बात कही गई कि मोदी जी आकर के आखिर कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे हैं आवाम से। वो कह रहे थे कि मैं नसीब वाला हूं, अगर दाम कम होते हैं, मेरे नसीब से कम होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब उनके नसीब से ही क्या ये दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन बात यहां की नहीं है, बात यह है कि पीएम को बहुत अच्छा कम्युनिकेटर माना जाता है। वो मन की बात करते हैं, लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। यहां क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे हैं? कम्युनिकेशन गैप क्यों आ रहा है? लोगों को लग क्यों रहा है कि इस मामले पर पीएम दूर हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सऊद साहब। जो आप कह रहे हैं ये तो हल्ला करने का मकसद जो है वो इनका है। इनका कोई भी मकसद ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसा कंसर्न नहीं है जो कि पब्लिक से रिलेटेड है। ये तो अभी जैसे अब ये डॉक्टर रूली मिश्रा जी जो कह रही थी कि भाई 15%, 18% एक्साइज बढ़ गया और जीएसटी में इसको लाके ऐसा करना चाहिए। ये सपा के किसी आदमी ने पार्लियामेंट में कभी बोला है क्या? पूछिएगा इनसे। आज जो ये बात कह रही हैं, इनको खुद समझ नहीं है ये बोल क्या रही हैं। ये सड़क चौराहे पे बात करने से पेट्रोलियम का दाम कम नहीं होगा। पेट्रोलियम के दाम कम करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए। सुनिए, और अभी ओवैस साहब ने बताया कि किस तरीके से आप इस देश में नहीं कर सकते और टैक्स का खेल क्या है। अगर आप इसी पर कोई रोड मैप बता सके तो वही बहुत बड़ी बात होगी। आप सुनिए। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल जानना चाह रहा हूं। जो वो साहबान कह रहे थे, उनका काम था कि डाटा को अपने तरीके से रख देना कि भाई ये डाटा है, ये चीज है। वो दुनिया जानती है कि क्या है उसमें, कितना टैक्स आता है और कितना ये होता है। हम कोई चोरी नहीं कर रहे थे। वो ऐसे हमें बता रहे थे कि जैसे सरकार जो है इस तरह के पैसे जो है डाका डाल रही है पब्लिक के जेब पे। ऐसा कुछ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि आज की डेट में एलपीजी को लेकर हमने जिस तरह की एक व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था का परिणाम क्या हुआ कि जो जरूरतमंद थे उन तक वो चीजें पहुंची और अच्छे से स्कीम्स जो है आपको। सऊद साहब, एक स्कीम की तो बात अपनी जगह है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आज के डेट में हमारे कम से कम 5 राज्यों ने पेट्रोलियम पदार्थों से रेट कम किए हैं, टैक्सेस कम करके और लोगों को सहूलियत देने की कोशिश करी। सुरेंद्र जी, मैं इसी पर रिएक्शन चाहूंगा। आज के डेट में कांग्रेस रूलिंग स्टेट टैक्स से होने वाली कमाई दरअसल आम आदमी के लिए है, गरीबों के लिए है, परेशान हाल लोगों के लिए है, और वो कम नहीं किया जा सकता क्योंकि लोगों तक सहूलत पहुंचानी है। नहीं सर, मैं सुरेंद्र जी से मुझे रिएक्शन लेना है। सुरेंद्र जी, मैंने ऑलरेडी इतना था पहले से, उसकी जरूरत ही नहीं थी। स्पष्ट है, 2 बातें बड़ी स्पष्ट है सऊद भाई। पहली बात तो ये है कि जब इन्होंने एक्साइज ड्यूटी 221% और 441% बढ़ाई थी वर्तमान में से, उस वक्त इनके पेट्रोलियम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, तीनों ने एक बात कही थी कि इस समय $30 पर पेट्रोल क्रूड ऑयल है। जब क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो हम एक्साइज ड्यूटी घटाएंगे और ये बफर हो रहा है। 2.5 लाख करोड़ रुपए पर ईयर बफर हो रहा है। वो 10 लाख करोड़ रुपए हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रिलीफ देने के लिए हम ये पैसे का इस्तेमाल करेंगे। उस पैसे को ये लोग खा गए राजकोषीय बजट घाटा करने में, खत्म करने में। और अपनी इन्होंने क्या किया कि हनीमून पीरियड बनाया है 4 साल। यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब बैठे, ये बताएंगे अच्छी तरीके से कि पिछले 4 साल में अगर इन्होंने ये जनता को रिलीफ दी होती तो जनता आज सड़क पर नहीं होती। आपने लूट की है, संगठित लूट की है। जब क्रूड ऑयल का दाम कम था तब आपने एक्साइज क्यों बढ़ाई, और आज आप एक्साइज घटाने की बात कर रहे हैं तो आप एक कुतर्क कर रहे हैं डाकुओं की तरीके से, लुटेरों की तरीके से कि 2% भी अगर हमने एक्साइज। लेकिन सुरेंद्र जी, तो 40,000 असल में क्या आपको लोगों का दर्द वाकई इतना है कि आप इस दर्द को भुना करके 2019 साधने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत शॉर्ट रिएक्शन चाहूंगा, वक्त नहीं है। मैं ओवैस साहब आपके पास भी देखूं, अगर आप आया तो। देखिए,
मैं बहुत स्पष्ट कहूं, जितना डाकू और लुटेरा हमें कहेंगे ना लोग इनको ये हम नहीं कर रहे हैं। भारत बंद हमारी हैसियत नहीं है करने की। कौन कर रहा है? भारत बंद किया है हमारी आवाम ने, हमारी महेश जी ने कहा कि उतने ही लोगों को आपने परेशान भी किया। ठीक है, वैसा कंक्लूडिंग आपका कमेंट आ जाए, कंक्लूडिंग रिमार्क आ जाए आपका, बहुत शॉर्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क। हाँ, मेरे पास एक डाटा है जिसमें यह पता लग रहा है कि हिंदुस्तान में जो आम आदमी की कमाई है उसका 20% सिर्फ पेट्रोल और डीजल में जाता है। तो अभी कितना और टैक्स लगेगा सर? 45% टैक्स ऑलरेडी है, उसके बाद इसी नोट पर मैं इस बातचीत को यहां पर रोकना चाहूंगा। यहां पर अब वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इतना तो तय है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा, एलपीजी के दामों में इजाफा जब होता है तो सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। सरकारें जितनी भी दलीलें दे दें, लेकिन कहीं ना कहीं असल में जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं की होती है कि वो बैलेंस बनाए। अगर वो स्कीम्स के लिए बाकायदा ऐलान कर रही हैं तो किस तरीके से उसको मैनेज करना है कि आम लोगों पर भी उसका असर ना पड़े, यह देखना भी सरकार का ही काम है। आज स्पेशल एट 4 में बस इतना ही।